नमस्कार मित्रों, मैं हूं पी.के. साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ कुछ थ्योरी की जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। ये जो सीजी टेट है और सी टेट है, शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, सभी में बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं में से हम जो है अभी 2019 में पूछे गए थे सहायक शिक्षक में, उन्हीं के क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल आंसर बताऊंगा, इनके साथ साथ आपको कुछ जानकारी भी दूंगा जिसको आप नोट कर लीजिएगा। यदि नोट नहीं कर पाते हैं तो मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आता है शिक्षक, सहायक शिक्षक का, या व्यूअर मेरे बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से मैं PDF जरूर देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जितना व्यूअर आते हैं, जितना व्यू आते हैं, उसके हिसाब से वीडियो बनाने का मन करता है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। और ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि मेहनत मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ, और ज़्यादातर देखा जाए तो खुद के लिए भी कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। बाल्यावस्था होती है, यहाँ पे दिया है 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सबसे पहले आपको उद्देश्य होना चाहिए गलत उत्तरों को निकालना। तो आप सभी जानते होंगे गलत उत्तर जो है आपका 21 वर्ष है। 21 वर्ष को बाल्यावस्था नहीं कहते हैं। और दूसरी बात आती है आपका 12 वर्ष तक और 5 वर्ष तक। तो साथियों, इसमें दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक तो बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्रारंभिक बाल्यकाल, और दूसरा बांटा गया है साथियों मध्य बाल्यकाल, या इसी को बोलते हैं मध्य बाल को उत्तर बाल्यकाल, जिसमें आप बाल्यावस्था के बारे में देखेंगे तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसे 2 से 6 वर्ष में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 से 6 वर्ष में गिना गया है। और जो मध्य या उत्तर बाल्यकाल या अंत्य बाल्यावस्था, 3 नामों से जाना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और अंत बाल्यावस्था। इसको साथियों 6 से 12 वर्ष में बांटा गया है। अब ये एक हो गया आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा हो गया आपका मध्य बाल्यावस्था। लेकिन बाल्यावस्था कहाँ तक आ रही है? 2 से 12 वर्ष तक। तो आपको बाल्यावस्था कभी कभी पूछ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पूछा जाता है। कभी 6 से 12 दे दिया जाएगा, 2 से 6 दे दिया जाएगा, है ना। तो आपको क्या लगाना है? यदि 2 से 12 दे दिया तो 2 से 12 वर्ष तक को बाल्यावस्था कहा जाता है। तो बी हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। RTE 2009 के तहत राज्य में बाल अधिकार संरक्षण संस्था है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका फुल नेम पता होना चाहिए। जब तक ये फुल नेम पता नहीं होगा आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले चौथा ऑप्शन तो ऑलरेडी कर चुका है। अब HDMC का मतलब क्या होता है? तो साथियों, इसका मतलब होता है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद SCPCR में आते हैं, और यहाँ पे देखो हम हमेशा जो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान को SCERT के नाम से जानते हैं, SCERT। लेकिन यहाँ पे SIERT का मतलब भी वही होता है, स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्था। और एक होता है SCPCR। यहाँ पे आप देखिए SCPCR, तो इसका मतलब होता है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट। अब जो प्रोटेक्शन की बात आ गई, मतलब वही क्या होगा? राज्य में बाल अधिकार संरक्षण की संस्था होगी। तो यहाँ पे है SCPCR, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि। अब साथियों, यहाँ पे त्रुटियां को हम गलती भी बोल सकते हैं, त्रुटियों को हम
यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किसके अनुसार पूछ रहे हैं वो, एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन पढ़िए, शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि कोई बच्चा जो है त्रुटि करेगा तो क्या उसको दंडित करेंगे, पहला सवाल। दूसरा देखते हैं, एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिनके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सकता है। क्या त्रुटियां होने से ही आप उसको उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में बांट सकते हैं, इसको भी आप देखिए। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। तीसरे नंबर को पेंडिंग में रखते हैं, छात्रों के बीच भेदभाव के लिए स्थान बनाती है। एक शिक्षक जो है छात्रों से कभी भेदभाव नहीं कर सकती। तो आपका ए नंबर देखिए, दंडित भी नहीं करते। अब एक ऐसा नहीं है कि उसको उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में उसको बांट सके त्रुटियां करने पे। तो साथियों आपका जो सी नंबर है उस पर विचार करिए, बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। अब इसी को त्रुटि को हम गलती भी कह सकते हैं, गलती से अपने आप को सुधार लेते हैं। समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा, इसे समाज, परिवार, पड़ोस, गोष्ठी में मिलते हैं, विद्यार्थी में अपना एक ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है, जिससे विद्यार्थी में अपने आसपास के सामाजिक और भौतिक वातावरण से कुछ न कुछ सीखते जरूर, उससे जुड़ते हैं, उसकी क्षमता आती है उससे, जिससे विद्यार्थी नई चीज़ें आजमा सकते हैं, जोड़ तोड़ कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं और अपनी गलतियां खुद सुधारें, है ना, अपनी गलतियां खुद सुधारें। या कह सकते हो कि यदि कोई बच्चा गलती करता है, यदि उसमें हम गलती उसको बता देते हैं, त्रुटियों को बता सकते हैं, तो खुद वो समाधान आसानी से ढूंढ लेता है। ऐसा प्राइमरी वाले बच्चे बिल्कुल करते हैं। उनको यदि बता दो आप 2 गुना 2 यदि वो 5 लिखता है तो आप बता दीजिए बेटा ऐसा नहीं होता, आप पढ़ा पढ़ के देखिए तो 100% 2 गुना 2 बराबर 4 करके जरूर आएगा। कई बच्चे 3 + 2 करोगे तो जोड़ने नहीं आता है, लेकिन उसको बता दोगे बेटा इसको गिन के लेके आओ, बिल्कुल बता देंगे, तो वो समाधान निकाल लेता है। तो इसका जो सी नंबर है उसका सही आंसर है। अब चौथा नंबर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉरेंस गोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले संज्ञानात्मक दिया है, शारीरिक दिया है, भावात्मक दिया है, नैतिक दिया हुआ है। तो साथियों इसके लिए आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में जो बातें आ रही है, तो लॉरेंस कोलबर्ग जब भी आता है साथियों तो इसका एक ही नाम आता है, नैतिक। इन्होंने क्या कहा था, एक वैज्ञानिक का नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने भी नैतिक पर शोध किया है और उनके साथ साथ उसी की तरह जो है लॉरेंस कोलबर्ग ने भी विकास के क्षेत्र में शोध किए हैं। मतलब किसके विकास के, नैतिक विकास की तरह वो भी शोध किए हैं। तो यहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग ये कहता है, नैतिक उपदेश अक्सर असरदार क्यों नहीं हो पाते। इसका ये कहना है लॉरेंस कोलबर्ग का, नैतिक उपदेश अक्सर असरदार क्यों नहीं हो पाते। तो उन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं, रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन, उसके बाद उन्होंने दी रूढ़िगत चिंतन, उसके बाद दिया इन्होंने रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। तो लॉरेंस बर्ग ये कहता है कि कोई भी चीज़ें आप उसको स्पष्ट रूप से नहीं कर पाएंगे। बच्चों को जब सवाल जवाब किया गया, इनके द्वारा कहानी बताया गया था, अलग अलग कहानी, सभी बच्चों को अलग अलग कहानी बताया गया, 10-11 कहानी सुनाया गया, दिखाया गया, उसके बाद के सवाल जवाब दिया गया, तो कई बच्चों का अलग अलग जवाब आया। नैतिक से संबंधित, चोरी से संबंधित, उदारता से संबंधित, मदद से संबंधित, इस प्रकार से दंड से संबंधित बहुत सारे इन्होंने कहानी सुनाया और चलचित्र भी दिखाए। तो बच्चों को जब सवाल जवाब किया गया तो उनमें अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग उनका उत्तर आया। तो ये यही कहता था कि नैतिक उपदेश अक्सर असरदार क्यों नहीं हो पाते। तो लॉरेंस बर्गर नैतिक के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं के साथ जो है जीन पियाजे भी नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं और साथ ही साथ संज्ञानात्मक के लिए भी जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। आपको संज्ञानात्मक भी पूछे जाए तो बिल्कुल ले सकते हो जीन पियाजे। अब ये उसके बाद देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।
एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है, क्या कहलाता है वो? एक बुद्धि परीक्षण है जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति को भविष्यवाणी करता है, वो क्या कहलाता है? एक तो है समायोजन परीक्षण, दुश्चिंता परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। अब इसमें से सबसे पहले आप देख सकते हो ये समायोजन। समायोजन किसे कहते हैं? जो वातावरण में एक दूसरे से निर्भर कर लेता है ना, एक दूसरे से सम्मिलित हो जाता है, एक दूसरे को क्या करता है वो समझने का प्रयास करता है, उसे आप क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे। परस्पर विरोधी है, उनके अवस्थाओं को संतुलन कर लेता है, वो व्यवहार संबंधी प्रक्रिया का सम्मिलन कर लेता है, उसे आप क्या कहेंगे? आप समायोजन कहेंगे। अब दुश्चिंता की बात करते हैं तो दुश्चिंता, चिंता मतलब क्या होता है? एक तो मानसिक चिंतन होती है, विकृति होती है। यही मानसिक विकृति यदि अधिक बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उनके प्रति जो गणना की जाती है उनको दुश्चिंता परीक्षण कहा जाता है। तो यह तो दोनों हो ही नहीं सकता। अब आ गया सी और डी। सी और डी में आपको कठिन होगा समझने में ये क्या हो सकता है ना। तो अभियोग्यता परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण। तो मैं सबसे पहले आपको अभियोग्यता परीक्षण के बारे में बता देता हूँ। जोन्स वैज्ञानिक का नाम है, मनोवैज्ञानिक का नाम जोन्स के अनुसार अभियोग्यता एक योग्यता नहीं है। देखो ध्यान समझिएगा, अभियोग्यता एक योग्यता नहीं है, परंतु यह निश्चित योग्यताओं के संभावित विकास की भविष्यवाणी करने की सहायता करती है। अब इसे देखो, उसकी परिभाषा में क्या लिखा है, उनके अनुसार क्या कहता है? अभियोग्यता एक योग्यता नहीं है, परंतु यह निश्चित योग्यताओं के संभावित विकास की भविष्यवाणी करने की सहायता करती है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया गया है, तो सीधी सी बात है, अभियोग्यता एक ऐसा है जिसमें किसी की संभावित, है ना, संभावित बताएगा, संभावित विकास की भविष्यवाणी करने में सहायता करती है, उसे बोलते हैं अभियोग्यता परीक्षण। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब उपलब्धि परीक्षण क्या है साथियों? तो उपलब्धि परीक्षण जो है फ्रीमैन के अनुसार बताने की कोशिश करूंगा मैं, मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है। ये मापन करता है किस क्या क्या चीज़ें? ज्ञान, समझ और उनके कौशल का मापन करता है, उसे बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां, परिपक्वता का संबंध। अब यहाँ पे आपको समझना होगा परिपक्वता होता क्या है। सबसे पहले विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो साथियों बुद्धि और रुचि तो बिल्कुल हो नहीं सकता परिपक्वता के लिए, एक तो ये निकल जाएगा। अब बुद्धि के संबंध यदि हम परिपक्वता से लेते हैं तो भैया आप बताइए क्या बुद्धि में परिपक्वता आ सकती है? बुद्धि तो हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, जब तक कि आप सीखेंगे, सीखते रहेंगे। अब आता है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता के लिए आप क्या नाम देंगे? तो सृजनात्मकता जो है, कोई भी बच्चा जो है किसी काम को करता है और अपने अनुसार उसको बनाने का प्रयास करता है, चाहे कोई भी चीज़ें हो। यदि आप गणित सिखा दिए और उस गणित का अपने रूप में प्रयोग करने लगे तो वही तो है सृजनात्मकता। लेकिन यहाँ पे आ रही है परिपक्वता। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना जो बोल रहा हूँ उसको, विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। ये परिभाषा याद रखिएगा, या कथन याद रखिएगा कि विकास अधिगम मतलब सीखना एवं परिपक्वता का परिणाम है। तो सीधी सी बात है, परिपक्वता का संबंध किससे हो रहा है? विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। तो विकास से संबंधित हो रहा है किसका?
विकास किसका परिणाम है? परिपक्वता का परिमाण है या परिणाम है, सॉरी, विकास परिपक्वता का परिणाम है। तो सीधी सी बात है, विकास का संबंध परिपक्वता का संबंध किससे रहेगा? विकास से। अब 7वां नंबर देखते हैं, कक्षा में उपस्थिति को कम किया जा सकता। बच्चे जो है बहुत गैप करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब सबसे ज़्यादा जो है आपका क्लास 1, 2, 3 यहाँ तक के बच्चों को यदि आप संभाल दिए, यदि स्कूल आने में उसको यदि रुचि पैदा कर दिए, तो आपका 4th और 5th में बच्चे को 100% उपस्थिति जरूर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, उसको कम करना है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एब्सेंट मार रहा है, अनुपस्थित हो रहा है, उसको हमको कम करना है, बेटा ज़्यादा रोज आना है, ऐसे करके। तो क्या करेंगे? छात्रों से यह कहना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरा बात है। चलो भाई, आपने बोल दिया। छात्रों को दंड करेंगे, क्या छात्रों को आप पीटेंगे, मारेंगे, दंडित करेंगे? अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करेंगे, वो आ रहे नहीं आ रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसा कर सकते हैं। कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप में पढ़ाया जाए। अब आपको क्या करेंगे? टीचिंग क्लास इफेक्टिव एंड रेगुलरली। आप जो है रेगुलर जो है क्लास लीजिए बच्चों को। सबसे पहले देखिए, अनुपस्थित को बुरा बात, केवल बुरा कहने से बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे, उसमें रुचि पैदा नहीं होगी। छात्रों को दंड तो करने से बच्चे और डर जाएंगे, मारते पीटते हम स्कूल नहीं जाएंगे करके आईना बंद कर देंगे। उपस्थिति को अनदेखा करेंगे तो अनुपस्थिति कम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन 4वां नंबर देखिए, कक्षा को अनवरत, आप जो रेगुलर कक्षा लीजिए, लेकिन आप उनको इस प्रकार से पढ़ाइए, ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चे रुचि लेने लगे। जैसे जो बच्चा पढ़ने नहीं आता, उसी बच्चे को आप उसको बुलाइए, सामने लेके बुलाइए, उनको कुछ ऐसा काम करवाइए जो उनको अच्छा लगे। ऐसा लगना चाहिए कि वो बच्चा को ये समझ आना चाहिए कि बच्चे सर मेरे को पसंद करता है, मेरे को बुलाते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरे को रजिस्टर ले जाने के लिए बोलते हैं, मेरे को पानी मंगाते हैं, या मेरे को बोलते हैं जा बेटा घंटी बजाओ। मतलब अब उसको काम दीजिए तो उनको पसंद आएगा, बोलेगा बच्चे सर मेरे तरफ ध्यान दे रहे हैं, मेरे को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा। तो बच्चे क्या करेंगे? धीरे धीरे वो आने चाहेंगे। उसके बाद कक्षा को ऐसा बनाइए, जो भी कक्षा पढ़ाइए एक गतिविधि करिए उसमें। गतिविधि मतलब क्या होता है कि कोई भी काम कर रहे हो तो पढ़ाने के बजाय, जैसे बुक में कोई भी लेसन पढ़ाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे तो चित्र दिया रहता है, तो उनको बोलिए बेटा चित्र को देखो और बताओ क्या करना चाह रहा है, तो उसमें रुचि पैदा होगी। बच्चे चित्र को देखेंगे, हो सकता है कोई गुड़िया जो है इस प्रकार से फुटबॉल लेके खड़ा हो या मारने का प्रयास कर, उसको पूछो बेटा क्या कर रहा है ये, तो बताएगी जरूर कि सर ये फुटबॉल खेलने का प्रयास कर रहा है, जो भी अपने मन से बताए, तो वो बिल्कुल ही रुचि लेंगे, है ना। अब बर्डन नहीं होगा। उसके बाद को धीरे धीरे उसको पढ़ने के लिए बोलिए। तो ऐसा जो है आप जो है अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है, प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। आगे देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। इसमें देखो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत दिया गया है, विकास की दर दिया गया है, विकास क्रम दिया गया है, विकास की सामान्य क्षमता दिया गया है। अब ये इसको तो छोड़िए, ये तो बिल्कुल हटके है। अब तीनों को देखिए, तीनों में आपको एक जैसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। विकास की दर, विकास क्रम, विकास को सामान्य क्षमता। तो यहाँ पे वृद्धि आप जानते हो, कोई भी व्यक्तिगत शिक्षार्थी की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक स्वतंत्र शिक्षार्थी, व्यक्तिगत मतलब स्वतंत्र शिक्षार्थी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं। तो वृद्धि और विकास जो है एक साथ चलते नहीं, दोनों अलग अलग है, तो इसको तो हम बिल्कुल हट के ले सकते हैं। अब आता है विकास के क्रम। विकास जो है सतत गति से चलने वाली क्रिया है, आप सभी जानते हैं। विकास को सामान्य क्षमता, ये बिल्कुल इसको बारे में तो आप विश्लेषण कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल हटके है। अब आता है विकास क्रम, अब विकास की दर। विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलते विकास। विकास की दर की बात करें तो विकास की दर एक गुणात्मक परिणाम होता है,
है ना, जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसको मापा नहीं जा सकता, तो उसको हम समझते हैं विकास की दर विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। अब इसी में समझिए, विकास की दर विभिन्न अवस्था, कौन कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, गर्भावस्था होती है। इसमें विकास की दर जो है अलग अलग होती है और विभिन्न अवस्थाओं में। ये पहली बात हो गया। विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? आप देखेंगे बच्चे कई प्रकार के होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं, साधारण बच्चे होते हैं, अब समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन बच्चे भी होते हैं। आप देख सकते हैं किसी का बुद्धि लब्धि 110 होता है, किसी का 120 होता है। इस प्रकार से आप बुद्धि से भी आपको माप सकते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अलग अलग होती है। और दूसरी अब आपको चीज़ ध्यान रखना होगा, विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों में एक समान होती है। प्रत्येक बालक इस प्रक्रिया से अलग अलग तरीके, सभी में विकास की प्रक्रिया एक समान होती है। जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास होता जरूर है, लेकिन प्रत्येक बालक इस प्रक्रिया से अलग अलग तरीके से गुजरता है। अब उसको वातावरण मिलेगा, जिस प्रकार से वातावरण मिलेगा, जिस प्रकार से पोषक तत्व मिलेगा, उसी प्रकार से गुजरेगा वो। एवं प्रत्येक बालक के विकास की दर भिन्न होगी। इसी कारण सभी बालक किसी समान उम्र पर विकास की समान अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसको वातावरण भी मिलना चाहिए उसी प्रकार से। वंशानुक्रम और वातावरण भी निर्भर करता है इस पर। तो सीधी से बात आते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, लास्ट है 9th क्वेश्चन। दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। दूसरों से संपर्क रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक, एक होता है अभिप्रेरणा, अब एक होती है अभिप्रेरक। दो चीजें याद रखिएगा आप। कई लोग इसी को मोटिवेट समझ लेते हैं, लेकिन ये मोटिव है, ना कि मोटिवेटेड है ना। अभिप्रेरक, अब अभिप्रेरणा मिलना, अभिप्रेरक जिससे हम अभिप्रेरित होते हैं वो अभिप्रेरक होता है। जैसे हम कोई स्पीच दे रहा है, उससे हम मोटिवेट हो रहे हैं, तो सामने वाला अभिप्रेरक है। अब हमको जो क्रिया हो रही है, हम पर जो क्रिया हो रही है वो अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो इसमें हम किसे बोलेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए, निर्भरता, आत्ममुखरता, प्रभुत्व और समूह प्रियवता। निर्भरता, अब दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु तो आवश्यक, अब केवल निर्भर रहने से आप उसके प्रति प्रेरित नहीं होंगे, अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी आपको, तो ये अभिप्रेरक के अंतर्गत नहीं आएगा। आत्ममुखरता, आप स्वयं से आप जो है बैठे हुए हैं, स्वयं से बातें कर रहे हैं, स्वयं के साथ रह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अभिप्रेरक के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रभुत्व, अब आपने किसी के केवल प्रभुत्व से कोई मतलब निर्भरता नहीं बैठती है ना। किसी के प्रभुत्व मतलब क्या होता है? उनके आकर्षक का केंद्र बन जाना। उतने मात्र से दूसरे से संपर्क बनाए रखने हैं तो आवश्यक अभिप्रेरक नहीं होगा, वो संपर्क नहीं बना। कई लोग तो उसको देखकर ही पीछे हट जाएंगे, है ना। अब आता है समूह प्रियता। अब हम बात कर रहे हैं साथियों बाल्यावस्था की, प्रश्न को भी ध्यान से समझिएगा, है ना। हम कर रहे हैं बाल्यावस्था की, ना कि हम बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। तो इसमें निर्भरता, आत्ममुखरता, प्रभुत्व तो बहुत बड़े लोगों के बात है। हम अब आता है समूह प्रियता। ध्यान रखिए, जब आप छोटे से बच्चे थे तो आपको क्या अच्छा लगता था? आपको ये अच्छा लगता था, जैसे आप धीरे धीरे बड़े हो गए तो आप किसी समूह में जाके खेलना पसंद करते होंगे कि मैं सबके साथ खेलूंगा, तो आपको पसंद था, मतलब समूह में खेलना पसंद था। यदि आप धीरे धीरे और बढ़ गए तो समूह में आपको लोग प्यार करें, आपको कप्तान बना दे, आप पर ज़्यादा आकर्षित हो आप, है ना, या आपको सम्मिलित कर ले, तो आपको अच्छा लगता था, है ना। तो सीधी से बात है, समूह प्रियता, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु तो आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है समूह प्रियता।
अभी भी आप छोटे से बच्चे से देखिए, यदि उसको समूह में रख दिया जाए, उसको सम्मिलित कर दिया जाए तो बड़ा खुश हो जाता है वो, है ना। या तो उसको अलग रखिए, बाकी को आप बाकी को अलग खिलाइए, उसको अलग रख दीजिए, वो उसका मन उदास हो जाएगा। लेकिन उस बच्चे को बोले बेटा उसको बुला लो और उसको थोड़ा सा तो चल तुम करके दिखाओ, तो भारी खुश हो जाएगा वो। तो ये अभिप्रेरक के रूप है, समूह प्रियता होना बहुत जरूरी है। तो आखिरी क्वेश्चन है साथियों 10वां नंबर का, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको आप खुद जो है मेरे पास कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जानकारी अधिक से अधिक मिले, और जितना बता रहा हूँ उसको मैं PDF बना के रखा हूँ, मेरे पास है, जितना बता रहा हूँ लिखा हुआ है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। अब यहाँ पे समझिए, अब वह प्रक्रिया हमको, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, किससे संपर्क में रह करके, कैसे प्रक्रिया, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। अब बताइए, भाषा विकास और व्यक्तित्व मूल्य, दो चीज़ को छोड़ दीजिए आप, इसको और इसको छोड़ दीजिए। केवल भाषा विकास से लोग जो है परस्पर निर्भर होकर के व्यवहार करना नहीं सीखता, है ना। अब उसके बाद देखिए व्यक्तित्व मूल्य, इंडिविजुअल वैल्यू। अब खुद का व्यक्ति स्वतंत्र होने का क्या मूल्य रहेगा, क्या सीखेगा, क्या व्यवहार करना सीखेगा। अब आता है सामाजिकरण और सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता अब किसे कहेंगे, जो पूरे समाज में अपने आप को अच्छे सिद्ध कर चुके हैं, उसे हम परिपक्वता मतलब सब चीज़ संपूर्ण होना। लेकिन अभी तक के लोग सीखते जा रहे हैं, अभी किसी भी परिपक्वता नहीं आई है ना। अब आता है समाजीकरण। समाजीकरण, अब यहाँ पे आपको चीज़ बताना चाहूँगा, समाजीकरण को सामाजिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। तो सोरेनसन के अनुसार सामाजिक विकास के अंतर्गत अपनी व दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा अपने पैरों पर खड़ा होने की योग्यता है ना। सामाजिक विकास की बात करें तो सोरेनसन के अनुसार सामाजिक विकास के अंतर्गत अपनी व दूसरों के साथ भली भांति प्रकार से चलने की बढ़ती हुई योग्यता। अब उसमें क्या, दूसरों के साथ चलने की योग्यता दी अपने आ गया, मतलब व्यवहार करने की योग्यता आ गया, ठीक है। दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करने इसकी योग्यता आ गया, अपने पैरों पर खड़ा होने की योग्यता आ गया, तो उसे सामाजिक विकास कहते हैं। मतलब जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है उसको क्या बोलेंगे हम, समाजीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, समाजीकरण। अब उसी प्रकार से एक परिभाषा और दिया गया है, जिस प्रक्रिया तहत एवं जिन विपुल संभावनाओं को लेकर एक व्यक्ति पैदा होता है उसे ऐसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए, है ना, उसे क्या बोलेंगे हम, समाजीकरण बोलेंगे। तो आंसर हमका समाजीकरण हो जाएगा। अब ये वाला आप खुद बनाएंगे। तो साथियों यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन बताया, लेकिन 10 क्वेश्चन में आपको बहुत चीज़ें जानकारी मिला होगा ऐसा मेरा अनुमान है। मैं मानता हूँ वीडियो बहुत लंबा बना है, थोड़ा कम बोलने का प्रयास ज़रूर करूँगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी लाभ हो रहा हो तो प्लीज़ साथियों आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबाएं, और प्लीज़ मेरे व्यूअर बढ़ा दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में आनंद आए और दुगुनी ऊर्जा के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद।